नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। मौसम के बदलाव के साथ एक बड़ी समस्या जिसे आमतौर पर दो चार होना पड़ता है वो है मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। मच्छरों से होने वाली बीमारियों में सबसे आम है मलेरिया। 25 अप्रैल को दुनिया भर में मलेरिया दिवस मनाया जाता है ताकि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों में फैलाई जा सके। मलेरिया जैसी बीमारी से जूझने वाले अनेक देश कोविड-19 महामारी के बावजूद साल 2021 में मलेरिया के विरुद्ध मजबूती से डटे रहे और इससे मलेरिया से जुड़े मामलों और मौतों में स्थिरता आई है। हालांकि अब भी मलेरिया के खिलाफ लड़ाई काफी लंबी है। पिछले करीब 5 साल में भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों में जिस तरह से 80% तक की कमी दर्ज की गई, उसे देखते हुए भारत जल्द ही मलेरिया उन्मूलन रणनीतियों के मामले में वैश्विक उदाहरण बन सकता है। 2015 की तुलना में 2021 में मलेरिया के मामलों में 86% से ज्यादा की गिरावट आई और मलेरिया से जुड़ी जो मौतें हैं उसमें करीब 80% की कमी आई है। अब एक तरह से हम देखें तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि मलेरिया मुक्त भारत को घोषित किया जाए और इसके लिए हमें जो 2027 है उससे 0 मामले दिखाने होंगे, यानी मलेरिया से जुड़ा एक भी मामला देश में सामने ना आए। इसीलिए आइए इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक होते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारा देश है वो मलेरिया मुक्त घोषित हो। आज मलेरिया से जुड़ी कोई भी जानकारी आप अगर लेना चाहते हैं और कोई भी सवाल है इससे जुड़ा जो आप पूछना चाहते हैं तो आज हमारे साथ स्टूडियो में 3 अलग अलग पैथी से स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष रंजन। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मीरा केशवलाल भोजानी जुड़ी हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीरा। इसके अलावा होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति गोरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथी डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष दिल्ली। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। मलेरिया उन्मूलन के हमारे लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम लगातार हम एक तरह से छलांग लगा रहे हैं और साल दर साल हम देख रहे हैं कि मलेरिया से जुड़े जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन मलेरिया मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। ये रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। मलेरिया का बुखार प्लाज्मोडियम विवैक्स नाम के वायरस के कारण होता है। एनाफिलीज नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों के रक्त प्रवाह में ये वायरस संचारित होता है। केवल वही मच्छर व्यक्ति में मलेरिया बुखार संचारित कर सकता है जिसने पहले किसी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटा हो। ये वायरस लिवर तक पहुंचकर उसके काम करने की क्षमता को बिगाड़ देता है। मलेरिया के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो इनमें तेज बुखार आना, कपकपी छाना, पसीना आना, सिर दर्द होना, शरीर में दर्द, जी मचलाना और उल्टी होना शामिल है। कभी कभी मलेरिया के लक्षण हर 48 से 72 घंटे में दोबारा दिखाई देते हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए कुछ आसान से उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे मच्छरदानी लगाकर सोएं और ध्यान रखें कि आसपास सफाई हो। आमतौर पर मलेरिया का मच्छर शाम के वक्त ही काटता है। घर के अंदर मच्छर मारने वाली दवा छिड़कें। मॉस्किटो रिपेलेंट मशीनों का इस्तेमाल करें। घर के दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं और एसी या पंखों का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर एक जगह पर ना बैठें। ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरी तरह शरीर ढका रहे और कपड़ों का रंग हल्का होना चाहिए। ऐसी जगह पर ना जाएं जहां झाड़ियां हो या फिर पानी इकट्ठा हो, क्योंकि यहाँ मच्छर पनपने का खतरा ज्यादा होता है। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप मलेरिया से जुड़े जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। तमाम विशेषज्ञ जो यहाँ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर पीयूष रंजन, मैं शुरुआत आपके साथ करूंगी। मलेरिया को लेकर मोटे तौर पर हमने यहाँ जानकारी देने की कोशिश की है। ये हम सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया होने पर शरीर में होता क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, जैसा कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में बताया गया कि ये एक जो प्लाज्मोडियम वाइवक्स नामक जो परजीवी है, पैरासाइट है, उसके काटने की वजह से ऐसा होता है। इसके ब्लड स्ट्रीम में और अलग अलग ऑर्गन में, स्प्लीन में और लीवर में ये प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स हैं वो फैल जाते हैं और उनके टूटने की वजह से तेज बुखार आता है। ये सामान्य तौर पर होता है, लेकिन कुछ ऐसे जैसे फैल्सीपेरम जो मलेरिया है वो, और जो दूसरे और जो होते हैं, कुछ वाइवक्स के केस में हमें ऐसा देखने को मिला है, उससे कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ मलेरिया हो जाता है। यानी कि मरीज जो कि इससे ग्रसित है उसे
गुर्दे की समस्या आ सकती है, हेपेटाइटिस लीवर की समस्या के बारे में आपने ऑलरेडी बात कर लिया है, और कई बार जो है लोगों को बेहोशी ऐसा भी आने का, जिसको कि हम लोग ये मलेरिया से जुड़ा हुआ इंसेफ्लोपैथी ऐसा कहते हैं। ये मोटे तौर पर मलेरिया के रोग के लक्षण हैं। जी जी, ठीक है। यानी आप बता रहे हैं कि मलेरिया भी अलग अलग तरह का हो सकता है और उसका असर शरीर में अलग अलग तरह से दिखाई देता है। ठीक है डॉक्टर मीरा, आयुर्वेद की अगर बात की जाए, आयुर्वेद मलेरिया को लेकर क्या कहता है, क्या होता है शरीर में? आयुर्वेद में अलग अलग तरह के ज्वर का वर्णन है, अलग अलग तरह के बुखार का वर्णन है, जिसमें मलेरिया को हम विषम ज्वर मान सकते हैं। और जैसे मलेरिया में आज के साइंस के हिसाब से टर्शियन फीवर्स, कॉटन फीवर्स जो है, जो एक दिन छोड़ के एक दिन को आते हैं, 2 दिन छोड़ के एक दिन को आते हैं, ये सारे इस तरह के अलग अलग बुखारों का वर्णन आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद के अनुसार इसकी जो रोकथाम और चिकित्सा को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, प्रोफाइलेक्सिस जो है, दूसरा क्यूरेटिव एस्पेक्ट, उसको एक बार मलेरिया होने के बाद आयुर्वेद से उसको क्या मदद की जा सकती है, और तीसरा मलेरिया होने के बाद पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मलेरिया, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हेपेटाइटिस हो सकता है या एन्सेफेलोपैथी हो सकता है, तो उसमें भी आयुर्वेद का हम उपयोग करके रोगी को मदद दे सकते हैं। ठीक है, अब होम्योपैथी का नज़रिया क्या है वो समझते हैं। डॉक्टर श्रुति गोरा, जाहिर तौर पर जो मलेरिया है उसके प्रकार हैं, उसका जो शरीर पर असर है, वो तीनों पैथी ही लगभग एक जैसा मानती हैं। होम्योपैथी किस तरह से मदद करता है मलेरिया के मामलों में? होम्योपैथी का भी इसमें बहुत अहम रोल है। मैं जैसे पहले हम अगर मलेरिया की ही बात करें, मलेरिया बीमारी की, तो ये सबको जो नॉर्मल हमारे जनरल पब्लिक को भी यही पता है कि मच्छर काटने से मलेरिया हो गया, ये एक नॉर्मल है, वो बात ठीक है। एक पैरासिटिक बीमारी है जो एक पैरासाइट, प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट से हो रही है और मच्छर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, पर ये इतना सिंपल नहीं है। ये जो अपने आप में मलेरिया बीमारी है, ये इसकी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स ही स्टोरी है, या कहें एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है, क्योंकि जो मलेरिया है ना, इस पैरासाइट को एक नहीं 2 होस्ट चाहिए होते हैं, तब जाकर मलेरिया एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होता है। तो इसी काफ़ी सारे इसके अंदर प्लेयर्स भी, मैं कहूँगी उनका योगदान है। सिर्फ एक अकेली चीज़ से नहीं है कि मलेरिया हो गया, कि अगर पैरासाइट अकेला है या मच्छर अकेला है उसने मलेरिया कर दिया, और बहुत सी स्टेजेस हैं जो उस पैरासाइट की लाइफ साइकिल की हैं, जो हमारे मच्छर के शरीर में आधी हो रही हैं और आधी एक ह्यूमन बॉडी में हो रही हैं। वो होती हैं तब जाकर एक मलेरिया के लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। तो जो ज़्यादातर देखा जाता है, जब ये मच्छर काटता है किसी व्यक्ति को, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको काटकर ये किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है, तब उसको मलेरिया फैलता है। तो जब ये काटता है मच्छर, तो ये हमारी स्किन के थ्रू, इंसेक्ट बाइट के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारी स्किन से हेपाटोसाइट्स, हमारे जो लिवर के सेल्स हैं, वहाँ जाता है, वहाँ इसकी अपनी लाइफ साइकिल चलती है। वहाँ से ये अपना रिप्रोड्यूस होते होते जब इनका नंबर बढ़ जाता है, तो ये हमारी रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कोशिका हैं, उनको अटैक करता है। और वहीं से हमारी बॉडी में जब अटैक होता है, तो वहीं से हमारी बॉडी में सिम्टम्स देखे जाने शुरू हो जाते हैं। और वहीं से जब रेड ब्लड सेल्स को इसने इन्फेक्ट करना शुरू करा, और जो पैरासाइट है उसने अपना रिप्रोडक्शन शुरू करा, वहीं से फिर अगर कोई मच्छर और उस व्यक्ति को काटता है, तो वो मच्छर वापस इन्फेक्शन फैला रहा है मलेरिया का। तो अगर यहाँ होम्योपैथी की बात करें, तो होम्योपैथी एज प्रोफाइलेक्सिस कहें, क्योंकि जनरली जब भी ये रेनी सीजन में मलेरिया और के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आमतौर पर हम अपनी जनरल पब्लिक को भी कुछ एक जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसके हिसाब से एक जीनस एपिडेमिकस मेडिसिन सिलेक्ट करके एक एज प्रोफाइलेक्सिस भी देते हैं। ट्रीटमेंट में भी होम्योपैथी काफ़ी कारगर है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मलेरिया का एक्यूट अटैक होता है, तो पेशेंट जनरली जो कन्वेंशनल मेडिसिन में एंटी मलेरियल मेडिसिन दी जाती हैं, पर काफ़ी पेशेंट्स उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, या बहुत क्योंकि वो वीक हो गए होते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया होता है, तो वहाँ साथ में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस का है या और ऑर्गन्स में जा रहा है, वहाँ पर है।
और कई केसेस में जैसे क्रॉनिक मलेरिया, जैसे ये बताया मैंने आपको, पैरासाइट लिवर में जाता है, तो कई बार ये लिवर से सीधा ब्लड में ट्रांसमिट ना होकर लिवर में ही रह जाता है और कुछ कुछ टाइम बाद ये बार बार मलेरिया के एपिसोड्स करता है, तो उन केसेस में भी होम्योपैथी काफ़ी कारगर है। ठीक है, यानी आपने 4 तरह बताए हैं जिस तरह से होम्योपैथी मदद कर सकती है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपसे समझूंगी। डॉक्टर पीयूष रंजन, जो आप टाइप्स ऑफ मलेरिया बता रहे थे, मैं चाह रही थी उस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। कितनी तरह का मलेरिया हो सकता है और इसका क्या क्या असर होता है? देखिए, मलेरिया जो है हम लोग क्लिनिकली अगर देखें तो जो माइल्ड टाइप ऑफ मलेरिया हो सकता है, जैसे माइल्ड टाइप में जो भी व्यक्ति है उसे बुखार की समस्या हो सकती है। बुखार जो है वो बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ मलेरिया ये हुआ जिसमें बुखार के साथ साथ अनेक कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जिसमें कि जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के डिसबैलेंस हो सकते हैं, एल्कलोसिस और एसिडोसिस ऐसा हो सकता है। ARDS के फीचर यानी कि फेफड़े में जो है एक सांस में लेने की तकलीफ जो होती है वो ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, जैसे हमने कहा ब्लैक वाटर फीवर, जिसमें कि ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा टूटने लगते हैं कि वो खून में और पेशाब के रंग को काला कर देते हैं। और साथ ही साथ है कि एक्यूट रीनल शटडाउन जो है वो भी होने लग जाता है। ये कुछ खास तरह के हुए। टिपिकली जो ये वो टाइप ऑफ क्लिनिकल मलेरिया है जो कि आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम लोग विज्ञान के विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य से अगर बात करें तो अलग अलग स्पीसीज, जिसमें कि मलेरिया, फैल्सिपेरम मलेरिया, ओवेल मलेरिया, मलेरिया मलेरियाई मलेरिया और मलेरिया वाइवेक्स टाइप ऑफ मलेरिया, ये 4 डिपेंडिंग ऑन द किस स्पीसीज के थ्रू होता है उसके द्वारा। जो इनके बुखार जो कि इन्होंने बताया कि वो टर्शियन टाइप ऑफ ये फीवर होता है, क्वार्टेरियन टाइप ऑफ फीवर होता है और कॉन्टिन्यूस फीवर होता है। यानी ऐसा बुखार जो कि 2 दिन में एक बार आता है, 1 दिन में एक बार आता है और हमेशा लगभग बना रहता है। ठीक है, यानी ये प्रकार हैं जो मलेरिया के किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं जी। अब बात करेंगे हम लक्षणों की। डॉक्टर मीरा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा सिम्टम्स के बारे में बताएं। कैसे पता लगे किसी व्यक्ति को कि मलेरिया हुआ है और कितनी जल्दी उसका टेस्ट कराया जा सकता है? लगभग 15 दिन आफ्टर द एक्सपोजर, जो मच्छरदंश के 15 दिन के बाद ये जो व्याधि है पूरी तरह से प्रकाशमान हो सकता है। और उसको जानने के लिए सबसे पहले जो लक्षण है उसमें बुखार आना, कपकपी सा होना, बुखार के साथ फीवर विथ चिल्स बोलते हैं जिसको, और जब बुखार उतरता है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक ये बुखार रह सकता है और पसीना होने के साथ साथ ये बुखार छूटता है। उसके साथ साथ हेडेक होना या बॉडी एक होना, जिसको मलेज कहा है, वॉमिटिंग होना, ये सारे उसके एडिशनल फीचर्स है। बट कार्डिनली बुखार आना, कपकपी के साथ बुखार आना, ये मलेरिया का मुख्य लक्षण माना जाता है। और उसके लिए टेस्ट जो ब्लड स्मीयर बना के लैब में हेमेटोलॉजी टेस्ट की जाती है, उसमें अगर मलेरियल पैरासाइट्स अगर स्मीयर में दिखते हैं देन the diagnosis is confirmed. This is the normal routine lab investigation. But apart from that, जैसे कोरोना में हमने RT-PCR देखा, ऐसा आजकल RT-PCR भी उसमें होता है, बट दैट्स नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। उसके अलावा एंटीजन बेस्ड भी एक टेस्ट है रादर, बट कॉमनली इंडिया में मलेरियल पैरासाइट्स थ्रू द स्मीयर टेस्ट इज पॉसिबल। ठीक है, लक्षण मुख्यतः क्लिनिकली जो है वो दैट इज द मेन बेस फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अनुनीत ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। आपका स्वागत है अनुनीत, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी डॉक्टर साहब, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, जो मलेरिया का वेक्टर होता है मॉस्किटो, वो अगर हमारे आहार नाल के थ्रू अंदर जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो क्या वो इन्फेक्ट कर सकता है? ठीक है, आप सवाल समझ पाए? जी, उनका ये प्रश्न है कि जैसे ये वेक्टर जो है हमारे खाने के द्वारा अंदर चला जाए तो क्या ऐसा होगा? जी, ये जैसा कि इसके लाइफ साइकिल में जो बिल्कुल शुरू में बताया गया था, ये पहले मच्छर के द्वारा जो कि पहले से इन्फेक्टेड है वो हमारे शरीर में आएगा, और सिर्फ आने के बाद जो उसका जो पर्टिकुलर ट्रोफोजोआइट होता है वो आने के बाद वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल को जब तक कंप्लीट नहीं करता है तब तक में वो हमारे सिम्टम को ये नहीं आएगा। तो खाने से या फिर हमारे जो अदर रूट्स ऑफ है, जैसे इन्हीलेशंस के द्वारा जो होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यह बीमारी नहीं फैलती है।
यह सिर्फ और सिर्फ जो है मच्छर काटने से फैलती है। आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप मच्छर से बचे रहेंगे तो अपने आप को मलेरिया ही नहीं बल्कि और दूसरे वेक्टर बॉर्न डिजीज से अपने आप को बचा करके रखेंगे। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं आलोक, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। स्वागत है आलोक आपका, बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। आलोक, टीवी की आवाज बंद करके एक बार में सवाल पूछिए। जी थैंक यू जी। बताइए। हेलो। हाँ, सवाल पूछिए आलोक। हेलो। आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं आलोक, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम। मैम हेलो। हेलो आलोक, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, ये पूछना है कि सरकार ने क्लोरोक्विन टेबलेट आमतौर से मरीज को देने के लिए बंद कर दी है CHC PHC पे। तो ये क्या अच्छा है? हमने जो है कई मरीजों का उपचार किया, जैसे बुखार आ रहा मरीजों को अपने CHC पे ठंड लग के, तो हमने क्लोरोक्विन मरीजों को दी थी पहले, तो उनका बुखार उतर गया था। अब सरकार ने क्लोरोक्विन आमतौर से देना बंद कर दिया कि अब गाइडलाइन ये है कि अब क्लोरोक्विन नहीं दे सकते हैं आप जब तक मलेरिया पॉजिटिव नहीं होगा कैंडिडेट। तो इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है डॉक्टर पीयूष। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि बुखार के लिए जब हम लोग मास ट्रीटमेंट का जब हम लोग करते थे, जो सामान्य रूप में जो मलेरिया के लिए जो दवा दी जाती है वो क्लोरोक्विन दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे हमें इस बात को भी समझना है कि बुखार के कई और कारण होते हैं। मलेरिया जो है इसका एकमात्र कारण नहीं है, जिसके द्वारा कि ब्लैंकेट ट्रीटमेंट जो हम लोग देते थे, जैसा इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में जिस किसी को भी बुखार और कपकपी है आप मलेरिया की दवाई दे दो। लेकिन कालांतर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऐसे दूसरे कारण होते हैं, जैसे हाल के समय में जो वायरल इलनेस, वायरल फीवर ज़्यादा हो गया। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज में मलेरिया का जो टोटल हिस्सा है वो लगभग 10% या उससे भी कम है। तो जो तेज बुखार और कपकपी के साथ जो मरीज जो कि पोस्ट मानसून सीजन में प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी अगर 10 मरीज को देखें तो उसमें एक ही आदमी को मलेरिया है। तो ऐसे मरीज को अगर ब्लैंकेट ट्रीटमेंट के तौर पे अगर हम लोग क्लोरोक्विन की दवा दे देंगे तो वो बाकी 9 मरीज पर कारगर नहीं होगा और एक मरीज पर जिस पर कारगर होगा तो उसके लिए ये बात होगी। साथ ही साथ ऐसा ये पहले भी देखा गया था, चूंकि जांच की सुविधा हर एक CHC PHC में ऐसे करके नहीं थी। अब किट बेस्ड टेस्ट इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर आप उसमें पेशेंट का ब्लड को डाल देंगे वो आपको मलेरिया है या नहीं है उसे अच्छे ढंग से साबित किया जा सकेगा। तो ऐसे 90% व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली और जो दूसरे मैदानी इलाके हैं जिसमें मलेरिया का लो एंडेमिसिटी देखा जाता है, तो बगैर जांच के मलेरिया की दवा देना न केवल वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है बल्कि उस मरीज के लिए भी, क्योंकि क्लोरोक्विन की दवा अपने आप में कई सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जिसमें कि उल्टी और कमजोरी आना, ये सभी चीज़ों को रिजल्ट कर सकती है। तो ऐसे समय इसलिए ब्लैंकेट ट्रीटमेंट विथ ऑल पेशेंट विथ फेब्राइल इलनेस के लिए क्लोरोक्विन को देना को सरकारी गाइडलाइंस के द्वारा रोक दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर पीयूष ने ये बात साफ कर दी है कि ऐसा क्यों हुआ है। अगले कॉलर का कॉल लेंगे हम। मोहम्मद अकबर ने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। आपका स्वागत है अकबर साहब, बताइए क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। जी जी हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और एक बार में प्रश्न पूछिए अपना। सवाल ये था मैम कि ये जो मलेरिया के काटने से जो अकबर साहब, मलेरिया के काटने से जो पेशेंट जो बीमार होता है, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन दवाई है जो तुरंत लेकर के मरीज को राहत मिले और एकदम रिलीफ मिले? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मीरा, मैं चाहूँगी सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि तुरंत किन बातों से रिलीफ मिल सकता है। हालांकि टेस्ट भी आप कराएंगे तो उसमें भी टाइम है, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन तुरंत जो लक्षण बताए गए हैं, अगर वो लक्षण दिखें तो ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो किए जा सकते हैं ताकि राहत मिले? देखिए, तुरंत अगर आपको राहत दिलानी है तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है, जिसमें क्विनाइन विथ डॉक्सीसाइक्लिन चलता है जनरली, और उसमें समयांतर से बदलाव भी गाइडलाइंस में होती रहती है, वो देनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो हमारे पास सुदर्शन घनवटी है, एक टैबलेट फॉर्म में ही है वो,
और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके उसको कारगर पाया गया है किसी भी तरह के बुखार में, इंक्लूडिंग मलेरिया। आयुष 64 जिसको भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी प्रमोट कर रही है, एंड इट वाज बेसिकली डिजाइंड फॉर एज एंटीपायरेटिक इन मलेरिया, तो उससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता हुआ हमने देखा है। 2 गोलियां 4 बार देने से आयुष 64 ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा भी बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते गिलोय का सही ये आपको पहचान हो तो उसका काढ़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। सुदर्शन का फांट मतलब उसको उबालना नहीं है, काढ़ा नहीं बनाना है, सिर्फ गर्म पानी में डाल के उसको ढककर, दैट्स कॉल्ड एज हॉट इन्फ्यूशन, उस तरह से भी सुदर्शन चूर्ण को दिया जाए तो इट वर्क्स वेरी वेल। तो ये सारे, और संशमनी वटी, गिलोय वटी, ये सारे जो है आरोग्यवर्धिनी वटी, ये आयुर्वेद के हिसाब से तुरंत इसमें असर बताते हैं। ठीक है, एलोपैथी में ऐसा कुछ है? जी देखिए, जो इलाज जो होता है उसे हम लोग 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक हो गया जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर किसी को अगर बुखार है तो बुखार के लिए जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है, जैसे पैरासीटामोल होता है, वो मरीज के वजन के अनुसार उसको दिया जा सकता है, और उसकी मात्रा भी जो है वो बुखार की जो इंटेंसिटी है उसको देख करके दिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो होता है उसमें कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे क्विनिन हो गया। अब क्विनिन एक टाइम में दिया जाता था, क्लोरोक्विन भी जो बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो हम लोग अब जो है वो थोड़ा डिसरेप्यूट में चला गया है। आजकल हम लोग आर्टिसोनेट कम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, आर्टिसोनेट डॉक्सीसाइक्लिन, आर्टिसोनेट क्लिंडामाइसिन, ये वाली दवाइयाँ देती हैं। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि मरीज के लक्षणों को और उसकी जो जनरल स्टेटस है उस पर नज़र रखी जाए, जिसमें कि और दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर होने की संभावना अगर हो, गुर्दे की समस्या जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर इनकेफ्लोपैथी, या फिर ब्लड जो बहुत ज़्यादा सीवियर हीमोलिसिस हो, तो उसमें समय से पहचाना जा सके और उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए। यहाँ मैं एक बात के लिए सभी लोगों से विशेष तौर पे आग्रह करूँगा और कहूँगा कि ये दवाइयाँ भले ही हम लोग बता रहे हैं, लेकिन ये दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी है। ये आपकी जानकारी के लिए, ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर साहब ने एक दवाई को बता दिया और आपको मलेरिया बुखार हो के जैसा लगा तो आप खुद से वो दवाइयों का सेवन करने लग जाएं। ये दवाइयाँ जो कोई भी हैं, ये पहले उस बीमारी को स्थापित करना होता है खून जांच के द्वारा, रैपिड डायग्नोस्टिक किट के द्वारा, और आपके शरीर के वजन को देख करके, उस जगह पर जो मलेरिया का कौन सा स्पेसिस ज़्यादा प्रिवलेंट है उसको देख करके, और उसके अलग अलग डोजेज होते हैं जो कि 6 घंटे पर, 12 घंटे पर, फिर 24 घंटे पर ऐसे करके देते हैं, उसी तरह से लेना चाहिए। अपने आप से इन दवाइयों को विदाउट एनी मेडिकल या किसी विशेषज्ञ के सलाह या उनकी देखरेख के बिना में लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है जो सबको ध्यान में रखनी है। अगले 2 कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। रामपूरन तिवारी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से, साथ ही शिवा हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। रामपूरन जी, आप प्रश्न पूछिए पहले। रामपूरन जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका। नहीं, मुझे हल्का सा फीवर रहता है, वैसे मुझे हल्का सा फीवर रहता है जी, और मच्छरदानी लगा के तो मैं सोता हूँ, लेकिन शाम को स्थिति ऐसा रहती है, दिन में नहीं रहता है। कब से ये फीवर आ रहा है आपको? 2-3 दिन से है। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी? 2-3 दिन हुआ है। इसलिए बात, हमारे यहाँ पूरा बागवानी लगा हुआ, बाहर हम सो रहे हैं, तो उसमें जो है हल्का सा मुझे शंका लग रहा है। ठीक है डॉक्टर श्रुति गोरा, ये क्या हो सकता है? रात में कह रहे हैं फीवर होता है, सुबह नहीं होता है। देखिए काफ़ी तरीके के वायरल फीवर्स भी हो सकते हैं, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिना टेस्ट कराए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये मलेरिया ही है। और ये जिस तरह से कह रहे हैं लो ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर के बहुत से और कारण हो सकते हैं। अभी इनको 3 ही दिन हुए हैं, तो मैं तो इनको यही सलाह दूंगी, इनके जो निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे जाकर ये संपर्क करें और एक जांच करा लें, उसी से कंफर्म होगा। और साथ ही साथ ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है, मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी पैथी की ले सकते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो इनको सूट करती हो। और पर बिना डायग्नोसिस के मलेरिया की दवाई चलाना तो ठीक नहीं है। और ऐसा इनके सिम्टम से ऐसा कंफर्म भी नहीं लग रहा कि मलेरिया ही है।
तो एक बार इन्हें डॉक्टर एक को बार दिखा डॉक्टर को लेना दिखा के चाहिए। टेस्ट करा लेना बिल्कुल। चाहिए। अगले कॉलर शिवम है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है शिवम आपका, बताइए क्या प्रश्न है, पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को मलेरिया है तो उसके संपर्क में आने से संक्रमण से हमें मलेरिया हो सकता है क्या? ठीक है, इसके बारे में आपने बताया है, एक बार फिर से हम दोहराएंगे शिवम। शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर पीयूष जी, अभी अभी जैसा कि इनके पहले वाले कॉलर ने ये कहा था कि हल्की बुखार है और हल्की बुखार के बाद मलेरिया का ये ले लें, तो जैसा हम लोग अपने कार्यक्रम में भी कहा करते हैं कि जैसे जो कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होते हैं वो पब्लिक को जनरल अवेयरनेस के लिए होते हैं। बिल्कुल। इसके आधार पर स्वतः तौर पर आप किसी दवा को लेने से बचें, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि मलेरिया के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के फैलने का जो रूप होता है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें यह समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने से होता है। यानी अगर कोई घर में या आपके पास पड़ोस में कोई मलेरिया का मरीज है अगर, तो उसको छूने या फिर उसकी देखभाल करने, उसकी तीमारदारी करने से किसी भी तरह से आपको वो बीमारी नहीं फैल सकता है। आम तौर पर जो हम लोग देखते थे बुखार में, जैसे कोविड में ऐसा होता था, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता था, तो वो मरीज के नज़दीक में जाने और प्रॉपर प्रोटेक्शन ना लेने से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता था। लेकिन मलेरिया में ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि अगर किसी को मलेरिया है तो सीधे तौर पर वो संक्रमण नहीं फैलाता, बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से ही किसी दूसरे व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर मीरा, क्योंकि कोविड का समय था और जैसे हमने शुरू में भी कहा कि कोविड के समय तमाम देशों ने, भारत ने भी बहुत अच्छे से मलेरिया के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ी है। कोविड जिनको हुआ है, क्या मलेरिया का असर उन पे ज़्यादा हो सकता है अगर लक्षणों की बात करें या शरीर पर उसके प्रभाव की बात करें तो? कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और ये जो है वो वेक्टर बॉर्न पैरासाइट बॉर्न इन्फेक्शन है। तो वैसे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मलेरिया किसी को भी हो सकता है जिसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है पहले। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि कोविड के कारण अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई, अगर आपको बहुत सीवियरिटी से कोविड हुआ था जिसमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी लेने पड़े और बहुत ही आपका इम्यून रिस्पॉन्स एकदम ही कम हो चुका है, देन ये बात कह सकते हैं, या लीवर आपका बहुत ख़राब हो गया मे बी बिकॉज ऑफ कोविड या कोविड की मेडिसिन से, तब जाके ये मान सकते हैं कि हाँ आपको मलेरिया होने की भी मलेरिया ही क्यों, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ गई। बट अदरवाइज कोविड और मलेरिया का ऐसा सच कोई ऐसा संबंध नहीं है कि जिसको कोविड ज़्यादा हुआ उसको मलेरिया बहुत जल्दी होगा। मलेरिया तो वेक्टर बॉर्न है और आसपास अगर मच्छर बहुत ज़्यादा है और मच्छर इन्फेक्टेड है प्लाज्मोडियम से, तो और ऑफ कोर्स आप भी वीक है कंपैरेटिवली, हीमोग्लोबिन कम है, आरबीसी का प्रमाण बहुत कम है जैसे बहुत गरीब देशों में पाया गया है, तो मलेरिया हो सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ गोवा से जुड़े हैं, आरपी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आरपी आपका, बताइए क्या प्रश्न है। आरपी आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली मेरे बच्चे को 2 दिन से बहुत ज्यादा बुखार है, टेस्ट भी कराया है, नेगेटिव है, मगर वो शिवरिंग, जो भी मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो एकदम दिख रहे हैं। तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ नॉर्मल पैरासीटामोल दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर पीयूष। देखिए, जैसा मैंने शुरू में ये कहा कि हर बुखार मलेरिया नहीं होता है, तो जैसा कि किसी भी टाइम में अभी जो नॉर्मल सीजन जो है ना, वो मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा एंडेमिक नहीं है। इस कार्यक्रम को करने का हमारी मंशा यही थी कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि अभी बारिश के बाद जब ऐसा होगा तो उसके लिए पहले से प्राइम हो जाए। लेकिन अभी वर्तमान में जो जिन लोगों को बुखार हो रखा है, तो उसमें मलेरिया एज ए फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो होने की संभावना कम है। तेज बुखार लग करके कपकपी आना वो कई चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो वो वायरल इलनेस की वजह से भी हो सकता है, वो कोई और दूसरे इन्फेक्शन जैसे यूरिन में जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से, कहीं डीप सीटेड अगर कहीं ये पस के इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है। आपने बताया कि आपने नज़दीक के डॉक्टर को दिखाया है और उन्होंने आपको सिर्फ पैरासीटामोल दिया है,
तो ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, क्योंकि वो अभी जो आपके इलाके में जो इस तरह से फ्लू चल रखा होगा तो उसमें बगैर एंटीबायोटिक या एंटी मलेरिया के ही बुखार को ठीक होना ऐसा देखा गया होगा। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर के द्वारा बताए गए जो पैरासीटामोल की दवा है उसको लेते रहें, और बच्चे के बुखार पर आप नज़दीकी से नज़र बनाए रखें। अगर बुखार जो है वो जैसे वायरल इलनेस होता है तो 3-4 दिनों में कम हो जाता है, हर पिछले दिन में जो है अगले दिन से जो है बुखार जो है वो कम होता हुआ सा, सुधार आता हुआ सा नज़र आता है। अगर ये सुधार ना होता हुआ रहे, अगर लगे कि बुखार और ज़्यादा बढ़ रहा है और कोई वार्निंग साइन जैसे कि तेज़ बुखार के साथ अगर जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ हो, बेहोशी सी छाने लगे, बुखार में ये उल्टियाँ ज़्यादा होने लगे, आंखें पीली होने लगे, इस जैसे अगर कोई सिम्टम आए तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनके द्वारा ही उनकी सलाह के अनुसार जो जांच आपको बताएं वो जांच कराएं। ठीक है डॉक्टर श्रुति गोरा, जब कोविड की बात आई थी और प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं होम्योपैथी को लेकर बहुत बड़ा सहारा लोगों को मिला था। जब बारिश का मौसम होता है, मलेरिया, डेंगू जैसी तमाम बीमारियां होती हैं, क्या होम्योपैथी में भी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ताकि बॉडी को या इम्यूनिटी को पहले से स्ट्रॉन्ग बना के रखा जाए? जी हाँ, डेफिनेटली। मैंने पहले भी बताया जैसे होम्योपैथी में हर बारी जब भी ये बारिश का रेनी सीज़न होता है और मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जनरली हम अपने पेशेंट्स को एक प्रोफाइलैक्टिक जो उस टाइम के मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो प्रिवेलेंट स्ट्रेन है उस हिसाब के जो मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए एक दवाई शॉर्टलिस्ट की जाती है जो पेशेंट्स को देते हैं, तो वो एज प्रोफाइलैक्टिक और प्रिवेंटिव का काम करती है। पर यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि वो दवाई खाने से ही कुछ नहीं होगा, एक हमें अपने कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करके जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका भी, जब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है उस टाइम पर उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ मेडिसिन के साथ साथ। बिल्कुल, तो इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, एक बात और है कि जब हम देश में बात कर रहे हैं मलेरिया उन्मूलन को लेकर तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हम उतने केसेस नहीं देखते हैं, नहीं भी होते हैं। ये किस वजह से है? देखिए, ये अलग अलग जगहों में ना, जैसे ये यूजुअली जो ट्रॉपिकल एरिया होता है जिसमें कि अगर जो उष्ण वाला हुआ और जो ह्यूमिड वाले हुए, जो कि मच्छरों के फलने फूलने और पलने उनकी जो ग्रोथ के लिए ज़्यादा होता है, तब वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन कई जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ मच्छर ज़्यादा होता है फिर भी मलेरिया ज़्यादा नहीं होता, वहाँ दूसरे वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं। अच्छा, तो ये अलग अलग जगह का अलग अलग पैरामीटर देखा गया है। इसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, धीरे धीरे कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जिसमें कि मलेरिया के मच्छर और उसमें हाई इंडेमिसिटी होने के बावजूद लोगों में नहीं होता है। ये आरबीसी में कुछ खास तरह के शेप होते हैं, उसमें मलेरिया जैसे सिकलिंग जो होता है, तो उस वाले केस में जो है मलेरिया का जो इंसिडेंस और प्रिवलेंस जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है। और जहाँ अभी ठीक पहले जो बात हो रही थी इम्यूनिटी के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। कोविड के टाइम में भी हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात किया करते थे। तो मेरा आप सब अपने तमाम दर्शकों को ये बताना होगा कि इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह, इसमें फटाफट गेम जैसा कुछ भी नहीं होता कि 4 गोलियां खा लो और उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो गई। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अपने आप को बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब इत्यादि से अपने आप को दूर रखें। अगर आप इसको दूर रखते हैं और लंबे समय तक आप बैलेंस डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कुछ बीमारियां जो कि इम्यूनिटी को कम करती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, गुर्दे की बीमारी हो गई, तो इसका भी आप डॉक्टरी सलाह लेकर के इसे नियंत्रित करें। जैसे डायबिटीज होने पर ज़्यादातर केसों में ये जड़ से ठीक नहीं हो पाता है। आपके लिए आवश्यक है कि इस सच्चाई को स्वीकार करके किसी भी पैथी में जाए। तो अगर आप वजन को अगर आप नियंत्रित करके जो शुरुआती डायबिटीज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि कुछ दिन दवाई खाओ तो ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप उसको मैनेज करके चले तो कहा जाता है कि जो डायबिटिक हैं वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ जीते हैं। ज्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन ये कहेंगे कि वो नियर नॉर्मल लाइफ को ये करता है। जैसे बहुत सारे क्रिकेट के खिलाड़ी भी हुए हैं, वो डायबिटीज के साथ बहुत नॉर्मल। मैं इसके द्वारा लोगों को डराना नहीं बल्कि ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आप बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डायबिटीज का कंट्रोल करें। यही सबसे सही तरीका है अपने इम्यूनिटी को दीर्घकालिक
तौर पर जो है बेहतर बनाए रखने यानी ये का। बताना है कि जो स्वास्थ्य की चाबी है वो आपके अपने हाथ में है। जी जी जी, तो वो आप बिल्कुल। बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल अनुशासित जीवन जिए, ये बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 2 कॉलर हैं, हमें दीपक ने गुजरात से कॉल किया है, अमन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। दीपक और अमन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए दीपक, बताइए। थैंक यू मैडम। पहले तो मैं आयुष मंत्रालय और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जी जी। और मेरा प्रश्न ये है कि हमें अगर बुखार हो गया है, फिर हमने पैरासीटामोल अपने हिसाब से ही ले ली है और फिर हम मेडिकल में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो क्या टेस्ट करेंगे तो हमें वो ब्लड में दिखाई देगा कि वो मलेरिया है कि नहीं। वो हमें पैरासीटामोल लिया है तो उस हिसाब से वो दिखाई नहीं देगा, ऐसा टेस्ट में वो मालूम पड़ेगा हमें तकलीफ, टेस्ट वैलिड होगी कि नहीं होगी, ये जानना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड में वो नहीं दिखाई देता है, लीवर में होता है इन्फेक्शन, तो लीवर में कैसे जान सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दोबारा आता है, उछला मारता है, रिपीट होता है, 3-4 दिन कंप्लीट, 1 महीने के बाद दूसरी बार पूरा कोर्स किया है तो 1 महीने के बाद दूसरी बार भी हमें मलेरिया होता है, ऐसा रिपीट होता है। तो ये सब के लिए संपूर्ण जानकारी चाहिए थी। ठीक है डॉक्टर पीयूष, जो 3 सवाल हैं इनके, पहला ये है कि अगर पैरासीटामोल खा लिया आपने और आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो क्या उसका कोई असर पड़ता है टेस्ट पे? ऐसा है एक करके मैं इनका जवाब देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि इसके जो इलाज में एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी ये जो आपके रोग के लक्षण है उसको कम करता है। तो पैरासीटामोल खाने से सिर्फ थोड़े समय के लिए बुखार ठीक होता है, ये इसका क्यूरेटिव इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को मलेरिया हो गया है तो पैरासीटामोल खाने से कुछ समय तक बुखार दबा रह सकता है, लेकिन मलेरिया ठीक नहीं होगा। उसके लिए एंटी मलेरियल ड्रग का लिया जाना ज़रूरी है। और वो नंबर 1 ये बात हो गई। और उसमें जांच पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बुखार कम भी हो जाएगा लेकिन फिर भी जो है वो आपके जो थिक एंड थिन स्फीयर में वो आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि जब हाई फीवर के समय में, जबकि जो मलेरिया के पैरासाइट्स जो होते हैं वो खून में ज़्यादा रहते हैं, तो थिक एंड थिन स्फीयर में उसके पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न क्या था इनका? जी, इन्होंने कहा कि अगर लिवर में मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए क्या है? देखिए, जैसा कि बिल्कुल शुरू में मैडम ने भी बताया था कि मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइफ साइकिल में उनके स्टेजेस होते हैं, जिसमें कुछ हम लोग ये एक्सोहिपैटिक स्टेटस, ये जो लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, या हिपैटिक साइकिल जो उसके अंदर में होता है। जब ये लीवर के अंदर में भी होता है तो भी ये मोस्टली ये सिम्टम नहीं प्रेजेंट करता है, लेकिन उसकी वजह से जो साइकिल में जो फर्दर ग्रोथ होगा तो फिर उसके बाद जो है वो खून में आके सिम्टम प्रेजेंट करेगा। लेकिन इसकी दवाइयाँ लेंगे तो वो खून में अगर मलेरिया का पैरासाइट है या लीवर में है या किसी और जगह पर है, वो समान तौर पे सभी जगह पर एक्ट करेगा और मलेरिया के पैरासाइट को ख़त्म कर देगा। ठीक है, हमारे साथ अमन जम्मू से जुड़े हुए हैं। अमन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट में कोई ऐसा वैक्सीनेशन का टीका या कोई ऐसा टीका बना हुआ है जिसको हम लगाने से मच्छर द्वारा जनित जो भी रोग हैं पहले से ही निजात पा लें? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पीयूष जी बताइए। देखिए, मलेरिया के वैक्सीन पर दशकों से कोशिश चल रही है। वैज्ञानिक जो इसका वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राज़ील में भी जहाँ पर कि ये मलेरिया के बहुत ज़्यादा रोग देखने को मिलते हैं, कई वैक्सीन अंडर ट्रायल हैं, अंडर ये कैंडिडेट वैक्सीन हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कारगर वैक्सीन नहीं है जिसको लगाने से मलेरिया ना हो या दूसरे वेक्टर बॉर्न डिजीज स्पेशली डेंगू या चिकनगुनिया ये ना हो, ऐसा स्थापित नहीं हो पाया है। तो अभी तक वैक्सीन के लिए हम सबों को थोड़ा समय और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है। और डॉक्टर मीरा, जब हम प्रिवेंशन को लेकर बात कर रहे हैं और हम जानते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी को लेकर काफ़ी लोगों ने समझा है, जाना है और बहुत सारे भ्रम भी हैं उसे लेकर। और इम्यूनिटी को लेकर जैसे उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन में आप ये नहीं डेवलप कर सकते, लगातार इसके लिए आपको अच्छा खान पान और अच्छी लाइफस्टाइल का पालन करना होगा। गिलोय का जिक्र आपने किया था। गिलोय जैसी बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक दवाई हैं जो लोगों को पता हैं, लेकिन उनको लेने का सही तरीका नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना गिलोय का इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह खाली पेट, तो इसको लेकर सही तरीका क्या है, थोड़ा बताइए। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और
डॉक्टर पीयूष ने भी बताया कि इम्यूनिटी इज़ बिल्ट आउट ऑफ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप। तो ये और बुरी आदतों को अवॉइड किया जाए तो अच्छा खान पान से सबसे पहले इम्यूनिटी बिल्टअप हो सकती है। और दूसरा अच्छी नींद ले और योगासन वगैरह जो एक्सरसाइज है वो करें। अच्छा, कुछ लोग दवाइयों से इम्यूनिटी बिल्ड करने की बात करते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, जैसे च्यवनप्राश वगैरह हो गया। गिलोय का सेवन कोरोना के बाद लोगों ने बहुत ही मतलब विदाउट प्रॉपर गाइडेंस किया, तो ये तो अवॉइड होना चाहिए था। तो गिलोय हो या एज फार एज मलेरिया की बात करें या किसी बुखार की बात करें, कोरोना में भी बुखार होता था, तो गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा मलेरिया में स्पेसिफिकली नीम भी बहुत अच्छा काम करता है। इवन नीम के पेड़ आसपास लगाना ये भी मलेरिया को प्रिवेंट करते हुए पाया गया है। दिल्ली में सप्तपर्णी के पेड़ भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, इट्स कॉल्ड एज इंडियन डेविल ट्री। तो दैट ऑल्सो ये पूरी दिल्ली में बहुत ज़्यादा मैंने भी नोटिस किया है। तो दैट ऑल्सो ये मलेरिया को या मच्छरों को अवॉइड करता है। रही बात गिलोय के प्रॉपर इनटेक की, तो गिलोय वटी अवेलेबल है, या गिलोय सत्व भी अवेलेबल होता है। गिलोय का काढ़ा भी ले सकते हैं, गिलोय का जूस भी ले सकते हैं। इट एक्चुअली आयुर्वेदा बिलीव्स के all the medicines they should be prescribed based on the और ख़ास करके जो इम्यूनिटी पर्पस, प्रोफाइलेक्सिस पर्पस से दिया जाता है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द डाइजेशन ऑफ द पर्सन। तो इसलिए इसके लिए कोई एक जनरल गाइडलाइंस नहीं हो सकती कि इसको इतना लेना चाहिए, इस उम्र में इतना, या इस मेल को इतना, फीमेल को इतना, बच्चों को इतना, इस तरह नहीं होता। द प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड ओनली आफ्टर दैट गिलोय भी लेना चाहिए। हालांकि हल्दी, गिलोय, शुंठी, सौंठ ये सब हमारे किचन हर्ब्स है, बट स्टिल अगर उसको हम दवाई के तौर पे ले रहे हैं तब चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही लेना उचित रहता है। ठीक है डॉक्टर श्रुति गुरा, जो हमने बात की है कोमॉर्बिडिटी को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए कि होम्योपैथी कैसे मदद कर सकते हैं। अगर कोमॉर्बिडिटी है और मलेरिया का भी आप शिकार हो जाते हैं तो कैसे होम्योपैथी काम करेगी? जी हाँ, होम्योपैथी इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को हेल्प कर सकती है जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, और साथ ही साथ काफ़ी केसेस में मलेरिया की वजह से अलग अलग ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, जैसे लिवर में हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन बढ़ जाना, कई बार सेरेब्रल मलेरिया के केसेस हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने में भी होम्योपैथी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि अगर पेशेंट्स को हम साथ साथ होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं, और जहाँ पर जैसे कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया, किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, या जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है, तो वहाँ पर भी होम्योपैथी का काफ़ी इफ़ेक्टिव रोल है। क्योंकि देखिए एक चीज़ ये समझनी है कि जो ये पैरासाइट है ये काफ़ी लोगों की बॉडी में पाया जाता है, पर हर किसी की बॉडी में मलेरिया मैनिफेस्ट नहीं होता। अच्छा, क्योंकि ये एक पूरा जब साइकिल उसकी कंप्लीट होती है, और यहाँ पर हमारा जो एक इम्यून रिस्पॉन्स है उसका भी बहुत मैं कहूँगी बहुत अहम भूमिका है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे बिहेव कर रहा है, मलेरिया के कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मलेरिया कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स पेशेंट्स में देते हैं तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक तो रिकवरी पीरियड, देखिए जो पैरासाइट आपकी बॉडी में आया है उसने अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है, और कितने लोगों में ये भी देखा जाता है कि लाइफ साइकिल उसने पूरी करी पर उसने सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करे। तो यही एक फ़र्क हो जाता है कि एक ने रिकवर अच्छे से कर लिया। कोविड के केसेस में भी जैसे हमने देखा, किसी को निमोनिया हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, और कोई लोग ईजिली रिकवर कर गए। तो यही चीज़ हर बीमारी के अंदर मैं कहूँगी लागू होती है, और यहीं पर हमारी इम्यूनिटी का रोल आ जाता है। यहीं पर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनका मेन रोल ही यही है कि वो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी अपनी बॉडी की हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि एक कोई भी फॉरेन पैरासाइट मलेरिया के केस में या वैसे भी अदरवाइज बात करें तो उसने हमारी बॉडी को जो वीक करा है, तो हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रही है। और साथ ही साथ अगर होम्योपैथिक मेडिसिन साथ ही दी जाती हैं, एक तो रिकवरी पीरियड बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरा
जो कॉम्प्लिकेशंस जनरली मलेरिया में देखी जाती हैं, लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या किडनी के अंदर, स्प्लीन के अंदर, इनका काफ़ी कम हो जाता है होने का चांस। तो इसमें में होम्योपैथी काफ़ी ज़्यादा साथ ही साथ इफ़ेक्टिव है। पर साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को ध्यान रखनी ही चाहिए, जैसे एक अपना खुद का बचाव और अपना हेल्दी डाइट, फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा ले, प्रोटीन रिच डाइट लें, सादा खाना मतलब ज़्यादा फैट रिच खाना ना खाएं क्योंकि हमारे लिवर सेल्स थोड़े इन्फेक्टेड हैं, पानी ज़्यादा पिएं और प्रोटीन लें, रेस्ट लें। तो इस तरह से अगर हम साथ साथ अच्छा डाइट भी लेते हैं तो हमारा रिकवरी बहुत इजी और स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी डॉक्टर पीयूष, और जो चीज़ें हैं उन्हें आप थोड़ा साफ करें। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। डेंगू को लेकर कहा जाता है अगर एक बार आपको हुआ है और अगर अगली बार भी डेंगू होता है तो वो ज़्यादा घातक होता है। जी। मलेरिया को लेकर क्या है? क्या मलेरिया कभी भी हो सकता है, बार बार भी हो सकता है? क्या चीज़ें हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, डेंगू में ये बात कहा जाता है कि इसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक इन्हांसमेंट होता है। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगी। कॉलर है जो हमारे पास बने हुए हैं हमारे साथ, उनका पहले कॉल ले लेते हैं। हमें कॉल किया अनिल ने दिल्ली से। स्वागत है आपका अनिल, बताइए क्या प्रश्न है। मेरा क्वेश्चन है मैम कि मुझे हल्का हल्का बुखार बना रहता है, शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है और थोड़ा सा काम मेहनत करने पे जो है ना सीने में भारीपन सा महसूस करता हूँ। अनिल जी, कब से बुखार आ रहा है आपको? मुझे अब तो 2-3 महीने हो गए। इस तरीके का कोमोफ्लांस ले लेता हूँ तो थोड़ा सा नॉर्मल रहता हूँ। आपने डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी मैंने। ठीक है डॉक्टर पीयूष। हाँ, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, इस बात को समझना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ़ोन पर इलाज करना नहीं है। बिल्कुल। ऐसा जो है, जो मरीज होते हैं उनके खुद के लिए ये स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं रहता है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग एक जन जागरण की कोशिश करते हैं, आपको सही जानकारी, वैज्ञानिक तौर पे प्रामाणिक जानकारी देने की ज़रूरत की कोशिश करते हैं। जैसा उन्होंने लक्षण बताया कि इनको जो है वो हल्का हल्का बुखार 2-3 महीने से रहता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि थोड़ा काम करते हैं, चलते हैं तो इनको सीने में दर्द और जकड़न भी होता है। तो जब कभी भी मैं इनसे आग्रह करूंगा कि नज़दीक के किसी भी अच्छे स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाएं, इनको जांच करके सबसे पहले ये इस्टेब्लिश करना होगा कि वाकई इनको बुखार है या बुखार जैसा लगता है। साथ ही साथ अगर इनका वज़न ज़्यादा है, धूम्रपान की आदत है और कितना चलने पर इनको सीने में दर्द होता है, तो कहीं ये एंजाइना जैसे जो हृदय की कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इनके लिए ये आवश्यक होगा कि सबसे पहले वो एक बाज़ार से थर्मामीटर ले लें और दिन में 3 बार अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करके ये देखें कि वाकई बुखार होता है या बुखार जैसा लगता है, और बुखार होता है तो कितना ज़्यादा जाता है। इस प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये डॉक्टर के पास जाएं, चाहे बुखार होता हो या नहीं होता हो। अगर चलने फिरने से सीने में दर्द होता है तो भी इसको जो है रिस्क फैक्टर के अनुसार समझने और ठीक करने की आवश्यकता है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप जो पहले डेंगू और मलेरिया को लेकर बता रहे थे। जैसा मैं बता रहा था कि डेंगू में एक बार किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो अगली बार डेंगू होने पर ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होता है। तो देखिए, डेंगू में मूल तौर पर 3 या 4 तरह के वायरस, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ये 4 तरह के सीरोटाइप वायरस के मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी को भी अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेंगू से हो जाए तो अगली बार अगर सेम सीरोटाइप का वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उसके सिम्टम कम होंगे। लेकिन अगर कोई दूसरे टाइप ऑफ सीरोटाइप से होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेडफुल हो सकता है, क्योंकि वो उससे जो उसके खुद के जो प्लेटलेट काउंट जो है, उसको प्लेटलेट काउंट के कम होने की प्रवृत्ति जो है ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ऐसा मलेरिया के केस में नहीं देखा गया है, ना ही ऐसा देखा गया कि एक बार मलेरिया हो जाने के बाद कोई प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी हो। अच्छा। जैसा कोविड के केस में हम लोग बार बार हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे, यह भी बात करते थे कि अगर किसी मरीज को जो है एक बार कोविड हो जाए तो एक खास समय तक 6 महीने से 1 साल तक फिर से कोविड उसको नहीं होगा, वैक्सीनेट, ताकि उसको वैक्सीनेशन के द्वारा उसके प्रिवेंशन की बहुत ज़्यादा संभावना थी। लेकिन मलेरिया में भी दुर्भाग्यपूर्ण तो ढंग से अगर एक बार अगर किसी को अगर कोई खास स्पेसिस से हो जाए तो अगली बार फिर से उससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी होगी, ऐसी बात देखने को नहीं मिली है। लेकिन साथ ही साथ एक बार किसी को मलेरिया हो गया है और दूसरी बार अगर फिर से अगर मलेरिया हो गया है तो उसका और ज़्यादा नुकसान, जो कि इन्हेंस्ड जो पैथोजेनिसिटी की बात हम लोग डेंगू में करते थे, वैसा मलेरिया में नहीं देखने मिला है।
लेकिन मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आपको एक बार मिल गया है तो खुद का ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। हर दिन कम से कम सप्ताह में आप 10 से 15 मिनट जो अपने आसपास की जगह का राउंड लगाएं, देखिए कहीं पानी जमा तो नहीं हो रहा है। पानी जो कि जमा होता है उसमें मच्छर के जो एक बार आने, एक से लेकर के लार्वा एडल्ट मच्छर के बनने में 7 से 8-10 दिन का टाइम लगता है। अगर आप सप्ताह में एक दिन भी जो कोई भी मच्छर अगर उस तरह से कहीं पनप रहा है, उस पानी को अगर जमा है उसे आप हटा देंगे, पानी को उलट देंगे, तो वो मच्छर पनपेगा ही नहीं। ठीक है। और साथ ही साथ जो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे कि पूरी आस्तीन की कमीज को पहनना, रात को सोते समय मच्छरदानी का लगाना, जो बच्चे शाम को खेलने के लिए जाते हैं उन्हें झाड़ी और दूसरे जगह से जो है दूर रहने की सलाह देना, और कई तरह के जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो अवेलेबल हैं और जो आपको जो कपड़े पर भी जो आप लगा सकते हैं उसे लगा करके ही बाहर जाए। ऐसा करने से हम दोबारा मलेरिया ही नहीं बल्कि दोबारा और दूसरे वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे डेंगू और चिकनगुनिया से भी अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। ट्रीटमेंट को लेकर अगर डॉक्टर मीरा मैं बात करूँ मलेरिया में, तो आयुर्वेदिक किस तरह से काम करता है, या फिर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलें तो बेहतर होगा इलाज के वक्त? आयुर्वेद अपने आप में स्टैंड एलोन ट्रीटमेंट भी हो सकती है, बट अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ भी हम आयुर्वेदिक दवाई दे सकते हैं जो हिपेटो प्रोटेक्शन करे, स्प्लीनोमेगाली को रोके। बट स्टैंड एलोन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी सुदर्शन घनवटी, नीम की जो टैबलेट आती है, गिलोय की जो टैबलेट आती है, ये सही परामर्श के अनुसार अगर ली जाए, सुदर्शन फांट दिया जाए, हल्दी वाला दूध है, खाना सुपाच्य और लघु हो, क्योंकि उस वक्त हम आयुर्वेद मानता है कि ये सारे बुखार जो है उस वक्त आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है। सो लाइट फूड, गर्म पानी लिया जाए, और गर्म पानी में भी अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हॉट इन्फ्यूजन सिर्फ तुलसी या शुंठी सौंठ डाल के या अदरक से भी अगर आप उसको संस्कारित करके लें तो उससे भी ठीक हो जाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो जो दिमाग में भी जा सकता है, एन्सेफेलोपैथी कर सकता है, तो देन बेटर है कि साथ साथ एटलीस्ट पैरासीटामोल लें या इंटीग्रेटिव अप्रोच से भी काम सही हो सकता है। ठीक है। यही सवाल मेरा आपसे भी डॉक्टर श्रुति गुरा, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात है वो अब मैं कहूँगी हर तरह की बीमारी में बात की जा रही है, लगभग हर अस्पताल में उसे लेकर राय भी दी जाती है। मलेरिया के मामले में भी क्या यही केस है? जी हाँ, मतलब एज जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एज स्टैंड अलोन भी हम होम्योपैथी दे सकते हैं, पर अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर सिवियर केसेस ऑफ मलेरिया हैं तो ठीक है, वहाँ पर भी इफ़ेक्टिव है। और हमें बस वही पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से ही होम्योपैथी में भी हम मेडिसिन देते हैं जो पेशेंट सिम्टम प्रेजेंट कर रहा है और उसकी डिजीज़ किस तरफ जा रही है। और एडिशनल सिर्फ अगर पैरासीटामोल भी हाई फीवर में देते हैं तो होम्योपैथी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है मलेरिया के केसेस। मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों की, जो हमारी होम्योपैथी का इजाद है, जो हमारे फाउंडर हैं, तो जब होम्योपैथी का इजाद भी एक्सीडेंटली जो क्विनीन मेडिसिन का जो बार्क है उसका ही वो कुछ ट्रांसलेशन कर रहे थे और उन्होंने वही मेडिसिन खाई थी और उनकी बॉडी में मलेरिया जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए थे। अच्छा। तो जो हमारी होम्योपैथी का आविष्कार भी इससे काफ़ी हद तक मैं कहूँगी जुड़ा हुआ ही है। और होम्योपैथी में भी काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसका इलाज में पूरी तरह से कारगर और सक्षम है। बट अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो डेफिनेटली कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ साथ हेल्प ले सकते हैं। और जब हम इंटीग्रेटेड ऐसे में अप्रोच करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, पेशेंट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। क्योंकि आजकल एक ज़्यादातर आजकल जो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है हमारी देखने को आ रही है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है एंटीबायोटिक से और मेडिसिन से। तो वहाँ पर साथ साथ अगर हम होम्योपैथी चलाते हैं तो रिकवरी पीरियड ना केवल स्लो होता है और कॉम्प्लिकेशंस का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है। और आखिर में बहुत छोटा सा एक कमेंट डॉक्टर पीयूष रंजन, जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन की बात है मलेरिया को लेकर, क्या वो लंबे समय तक चलेंगे या फिर उचित देखभाल से उन्हें ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि तुरंत डायग्नोसिस हो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू में ही अगर हम लोग कर दें। ये ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो शुरुआती समय में अगर जो है
इलाज के प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से होता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर वेक्टर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब ऐसे केसेस में होता है। ठीक है। तो इसमें मंत्रा यही है कि आप हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें, ज़्यादा से जितनी जल्दी हो डायग्नोसिस कराएं और प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल। और इसी के साथ जो कार्यक्रम का समय है वो यहीं पूरा हो गया। डॉक्टर पीयूष रंजन आपका, डॉक्टर श्रुति गुर आपका, डॉक्टर मीरा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जो उपाय, राय और सुझाव तमाम विशेषज्ञों की तरफ से दी गई है उनका बिल्कुल ख्याल रखिए। बचाव ही मलेरिया को लेकर एक सबसे कारगर तरीका हो सकता है, लेकिन अगर इसका कोई शिकार हुआ है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना और उसके बाद अपना ख्याल रखना। कहीं ना कहीं मलेरिया से ठीक होकर लोग बाहर निकलेंगे और जो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य है उसमें बचाव को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, ये हमारे हाथ में, ये हम कर सकते हैं और इसे लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं। फिलहाल इस अंक में इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अगले हफ्ते शनिवार के दिन हम विटामिन डी को लेकर बात करेंगे। बात होगी कि क्यों आखिर हमारे लिए विटामिन डी ज़रूरी है, इसे लेकर क्या है मिथ्स और क्या है फैक्ट्स, तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। तो जुड़िए हमारे साथ अगले शनिवार दोपहर 1 बजे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।